नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। अगर आपने रक्त रंजित के पिछले सभी एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले उन्हें ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हर फैसला अगले तूफान की शुरुआत बनता है। पिछले एपिसोड डबल गेम में बहुत कुछ बदल गया। आरोही, जो कभी सिर्फ अपने पिता की मौत का सच जानना चाहती थी, अब खुद एक खेल का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसा खेल जहां भरोसा भी हथियार है और प्यार भी। उसने अपने आंसू छिपा लिए, अपने दर्द को मुस्कान के पीछे कैद कर दिया। रघुवीर के सामने वही वफादार साथी बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसी इंसान के खिलाफ सबूत जुटा रही है जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। दूसरी तरफ रघुवीर भी बदल रहा है। उसे महसूस होने लगा है कि आरोही पहले जैसी नहीं रही। उसकी मुस्कान अब आंखों तक नहीं पहुंचती, उसकी बातें अब पहले जैसी खुली नहीं रही, उसकी खामोशी अब बहुत कुछ कहने लगी है। लेकिन रघुवीर अभी भी उस पर विश्वास करता है, शायद इतना विश्वास कि अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी वो आरोही पर शक नहीं करेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भी सामने नहीं आया। वो जो कभी तस्वीर भेजता है, कभी गुमनाम मैसेज, कभी अधूरा सबूत, और हर बार आरोही को रघुवीर से थोड़ा और दूर कर देता है। सवाल आज भी वही है, क्या रघुवीर सचमुच दोषी है या कोई उसे दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बंदूक से नहीं लड़ी जाती। सबसे मुश्किल लड़ाई दिल और दिमाग के बीच होती है। जब दिल कहता है वो गलत नहीं हो सकता और दिमाग कहता है सबूत झूठ नहीं बोलते, तब इंसान किसकी सुने? आज आरोही उस मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ उसके पिता की अधूरी लड़ाई और दूसरी तरफ रघुवीर का अटूट भरोसा। इन दोनों के बीच उसका अपना दिल, एक ऐसा दिल जो हर दिन रघुवीर के थोड़ा और करीब जा रहा है, लेकिन उतना ही खुद से दूर भी। आज का एपिसोड इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज पहली बार राजनीति, साजिश और बदले से ऊपर एक और इमोशन अपनी जगह बनाएगी, मोहब्बत। लेकिन ये कोई नॉर्मल मोहब्बत नहीं होगी। ये ऐसी मोहब्बत होगी जिसकी नींव सच पर नहीं, झूठ पर रखी जाएगी। आज कुछ अनकहे एहसास शब्द बनेंगे, कुछ धड़कनें आवाज पाएंगी, कुछ नजरें इकरार करेंगी और एक ऐसा पल आएगा जो शायद रघुवीर की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा, लेकिन आरोही की जिंदगी का सबसे दर्दनाक। क्योंकि आज रघुवीर अपने दिल का सबसे बड़ा राज आरोही के सामने रख देगा। वो राज जिसे उसने खुद से भी छिपा कर रखा था। वो पहली बार किसी से कहेगा कि उसे प्यार हो चुका है, लेकिन क्या उसे पता है कि जिसके सामने वो अपना दिल खोलने जा रहा है, वही लड़की उससे एक बहुत बड़ा सच छिपा रही है। और अगर आरोही ने उसके प्यार का जवाब हाँ में दिया, तो क्या वो सच होगा या उसकी अब तक की सबसे बड़ा झूठ? दोस्तों, आज का एपिसोड आपको मुस्कुराएगा भी और बेचैन भी करेगा, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत
आई लव यू सबसे दर्दनाक धोखे की शुरुआत भी बन जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे इकरार के लिए जो दो दिलों को करीब लाएगा, लेकिन दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। आप सुन रहे हैं द एपिग्राफ स्टूडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का 12वां एपिसोड, इकरार। सुबह के लगभग 9 बजे थे। पार्टी मुख्यालय की इमारत हमेशा की तरह व्यस्त थी। कहीं प्रेस टीम मीटिंग की तैयारी कर रही थी, कहीं रणनीति विभाग नई योजनाओं पर चर्चा कर रहा था, तो कहीं कार्यकर्ता नेताओं के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज एक अजीब सी शांति दफ्तर में थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा खुद को रोक लेती है। आरोही धीरे धीरे ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो पिछले कुछ दिनों से उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में अब भी सैकड़ों सवाल थे। रात भर वह उन पुरानी तस्वीरों को देखती रहती थी, वही तस्वीर जो किसी अनजान व्यक्ति ने उसकी कार पर छोड़ दी थी। तस्वीर में रघुवीर दिखाई दे रहा था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा एक वाक्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उन्हें दिखाने वाला हमेशा सच नहीं बोलता। यही एक पंक्ति अब उसके पूरे विश्वास को हिला चुकी थी। आरोही अपनी केबिन की ओर बढ़ रही थी कि तभी पीछे से अमित की आवाज आई। गुड मॉर्निंग मैम। आरोही मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग अमित। अमित बोला, मैम सर आपका इंतजार कर रहे हैं। आरोही कुछ पल रुकी, उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है मैं अभी आती हूँ। रघुवीर प्रताप का केबिन। बड़ी खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। रघुवीर सफेद कुर्ता, काला नेहरू जैकेट, हाथ में चाय का कप लिए खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर आज राजनीति वाला कठोरपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। दरवाजा खुला। रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। बोला, आओ आरोही। आरोही बोली, गुड मॉर्निंग सर। रघुवीर ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया और बोला, बैठो। आरोही बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रघुवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, चाय पियोगी या कॉफी? आरोही हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आज चाय चलेगी सर। रघुवीर ने इंटरकॉम उठाया और 2 चाय मंगवाई। चाय आने तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। पहले ये खामोशी अजीब लगती थी, लेकिन अब दोनों को इसकी आदत हो चुकी थी। कभी कभी 2 लोग बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। रघुवीर ने कहा, जानती हो कुछ महीने पहले मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था। आरोही ने उसकी तरफ देखा। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ऑफिस थोड़ा सा घर जैसा लगने लगा है। आरोही कुछ नहीं बोली, उसने बस चाय का कप उठा लिया। उसका दिल धीरे धीरे भारी होने लगा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कर्मचारी अंदर आया। उसने एक फाइल रघुवीर को दी और कहा, सर आज शाम वाली राहत शिविर की विजिट की फाइल है। रघुवीर ने फाइल खोली, कुछ देर पढ़ता रहा, फिर उसने बिना ऊपर देखे कहा, आरोही आज तुम मेरे साथ चलोगी? एक राहत शिविर है दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए। ये सुनते ही आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही दंगे, फिर वही अतीत। लेकिन उसने खुद को संभाला। आरोही बोली, जी सर। दोपहर तक दोनों राहत शिविर के लिए निकल पड़े। शहर से कुछ दूर एक पुराना सामुदायिक भवन था, जहां दंगों से सब खो चुके परिवार आज भी सरकार की मदद से अपना जीवन जी रहे थे।
गाड़ी रुकते ही लोगों की भीड़ रघुवीर के आसपास जमा हो गई। कोई हाथ मिला रहा था, कोई अपनी समस्या बता रहा था, कोई सिर्फ धन्यवाद कह रहा था। आरोही कुछ दूरी से ये सब देखती रही। उसने पहली बार रघुवीर को एक नेता की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। वो हर बुजुर्ग की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, हर बच्चे के सिर पर हाथ रख रहा था, किसी महिला की दवाई का इंतजाम कर रहा था, किसी युवक की नौकरी की बात कर रहा था। उसके चेहरे पर कहीं भी कोई भी दिखावा नहीं था। आरोही के मन में फिर वही सवाल उठा, अगर ये आदमी इतना निर्दयी है तो इन लोगों की आंखों में इसके लिए इतना सम्मान क्यों है? तभी करीब 7-8 साल की एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। उसने वो फूल रघुवीर की तरफ बढ़ाया और बोली, रघु अंकल, ये आपके लिए। रघुवीर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुस्कुराकर फूल लिया और बोला, धन्यवाद बेटा। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, आप फिर कब आओगे? रघुवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बहुत जल्द। बच्ची चली गई। आरोही उस दृश्य को देखती रही। उसने पहली बार रघुवीर की आंखों में सच्ची ममता देखी। कोई कैमरा नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई भाषण नहीं था, फिर भी वह बिल्कुल वैसा ही था। शाम ढलने लगी। सभी लोग धीरे धीरे लौटने लगे। रघुवीर और आरोही शिविर के पीछे बने छोटे से बगीचे में कुछ देर रुक गए। चारों तरफ शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। रघुवीर ने अचानक पूछा, आरोही, क्या तुम्हें कभी लगता है कि इंसान जितना ऊपर जाता है उतना ही अकेला हो जाता है? आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार रघुवीर के चेहरे पर थकान देखी। एक ऐसी थकान जो शरीर की नहीं थी मगर आत्मा की थी। आरोही बोली, शायद क्योंकि लोग इंसान से ज्यादा उसकी कुर्सी या उसके ओहदे से प्यार करने लगते हैं। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। बहुत कम लोग रघुवीर को जानते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ नेता रघुवीर प्रताप को जानते हैं। आरोही चुप रही। उसका दिल अब और भी उलझ चुका था। जिस आदमी को वह बेनकाब करना चाहती थी, उसी की तन्हाई, उसी का दर्द अब उसे महसूस होने लगा था। तभी रघुवीर ने अपनी जेब से वही छोटा सा गुलाब निकाला जो उस बच्ची ने उसे दिया था। कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए वह गुलाब आरोही की ओर बढ़ा दिया और बोला, ये रख लो। आरोही चौंक गई। मेरे लिए सर? रघुवीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है इस फूल का रंग तुम्हारी मुस्कान जैसा है। आरोही का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने कांपते हुए हाथ से गुलाब ले लिया, लेकिन उसी क्षण, उसी वक्त उसे अपने पिता की तस्वीर, वो अधूरे सबूत और अपना मिशन सब कुछ याद आ गया। उसने फूल को देखा, फिर रघुवीर को, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह खेल अब सिर्फ दिमाग का नहीं रहा। इस खेल में अब दिल भी शामिल हो चुका है। शाम के लगभग 5 बजे थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था। राहत शिविर का काम लगभग पूरा हो चुका था। ज्यादातर अधिकारी वापस लौट चुके थे, लेकिन रघुवीर अभी भी वहीं था, क्योंकि उसकी एक आदत थी, जब तक आखिरी इंसान की समस्या न सुन ले वह किसी जगह से लौटता नहीं था। आरोही कुछ दूरी पर खड़ी उसे लगातार देख रही थी। उसने अपने जीवन में बहुत से नेताओं को देखा था, हर कैमरे के सामने, हर मंच पर, हर भाषण में, लेकिन आज यहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई पत्रकार नहीं था, कोई चुनावी मंच नहीं था।
फिर भी रघुवीर बिल्कुल वैसा ही था। यही बात आरोही को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे रघुवीर के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों की रोशनी भी कम थी। उसने रघुवीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, तू हर साल आता है, बस भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रघुवीर तुरंत झुक गया। उसने महिला के पैर छुए और बोला, आशीर्वाद दीजिए माँ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। आरोही दूर से ये दृश्य देख रही थी। उसके मन में फिर वही प्रश्न उठा, क्या कोई इंसान इतना अच्छा अभिनय कर सकता है, या मैं अब तक किसी गलत इंसान के पीछे भाग रही हूँ। वापसी का समय हो चुका था। रघुवीर और आरोही एक ही गाड़ी में शहर लौट रहे थे। ड्राइवर आगे था, गाड़ी चला रहा था और पीछे दोनों एक साथ बैठे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सिर्फ गाड़ी की इंजन की आवाज आ रही थी और बाहर चलती हवा सुनाई दे रही थी। अचानक रघुवीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जानती हो, जब मैं राजनीति में आया था तब मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी। आरोही ने उसकी तरफ देखा। रघुवीर बोला, उन्होंने कहा था, अगर कभी तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसके सामने तुम नेता नहीं बल्कि सिर्फ इंसान बन सको, तो उसे कभी खोना मत। कुछ सेकंड गाड़ी में सन्नाटा छा गया। आरोही ने धीरे से पूछा, क्या आपको ऐसा कोई मिला? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना ढाबा दिखाई दिया। ड्राइवर बोला, सर, बारिश कम होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। रघुवीर ने सिर हिला दिया। तीनों ढाबे के अंदर चले गए। वहां बस एक बूढ़ा मालिक था, एक पुरानी रेडियो जिस पर धीमी आवाज में पुराने गीत बज रहे थे। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थी। पूरा माहौल अजीब सी शांति से भरा था। ढाबे वाले ने 2 कुल्हड़ चाय रख दी। रघुवीर ने एक कुल्हड़ आरोही की तरफ बढ़ाया और बोला, लो, आज शहर वाली कॉफी नहीं, गांव वाली चाय है। आरोही मुस्कुरा दी और बोली, शायद यही ज्यादा अच्छी है। दोनों हल्का सा हंस पड़े। कुछ देर बाद रघुवीर ने पूछा, आरोही, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि जिस इंसान पर तुमने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया वो निर्दोष था, तो क्या करोगी तुम? ये सवाल सुनते ही आरोही का हाथ रुक गया। चाय की भाप अब भी ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसका मन जैसे कहीं और पहुंच चुका था। क्या रघुवीर को कुछ पता चल गया था, या वो उसकी मन की बात जान चुका था? आरोही ने खुद को संभाला और बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले उस इंसान से माफी मांगूंगी। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बहुत धीरे से कहा, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। बारिश और तेज हो गई। बिजली आसमान में चमकी। उसी समय ढाबे का बूढ़ा मालिक दोनों को ध्यान से देख रहा था। वह मुस्कुराया, फिर बोला, बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी लगते हो। दोनों एक साथ चौंक गए। आरोही ने तुरंत कहा, अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया। ढाबे वाला हंस पड़ा।
और बोला, अरे माफ करना, लेकिन तुम दोनों की आंखें एक दूसरे की बहुत फिक्र करती हैं। इतना कहकर वह अंदर चला गया, लेकिन उसकी कही बात दोनों के बीच खामोशी बनकर बैठ गई। पहली बार दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी अलग महसूस होने लगी। करीब आधे घंटे बाद बारिश रुक गई। दोनों वापस गाड़ी में बैठे, लेकिन इस बार ना रघुवीर कुछ बोल रहा था ना आरोही। दोनों अपने अपने ख्यालों में खो चुके थे। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक अंधेरे कमरे में वही रहस्यमय व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन पर रघुवीर और आरोही की लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा था, देख रहा था। उसने मेज पर रखी एक पुरानी फाइल खोली। उसमें एक तस्वीर थी, रघुवीर, आरोही के पिता और एक तीसरा आदमी। उस तीसरे व्यक्ति का चेहरा जानबूझकर काला कर दिया गया था। रहस्यमय व्यक्ति ने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए कहा, रघुवीर, तुम्हें प्यार करने का हक नहीं है। फिर उसने अपनी दूसरी उंगली आरोही की तस्वीर पर रखी और बोला, और तुम्हें सच जानने का। वह धीरे धीरे हंसा, फिर एक नया लिफाफा तैयार किया। उसके ऊपर लिखा था, फॉर आरोही सेन। उसने उसे सील किया और बहुत शांत स्वर में कहा, अब दिल की अगली परीक्षा शुरू होगी। उधर गाड़ी शहर में दाखिल हो चुकी थी। रघुवीर ने धीरे से कहा, आरोही, कल शाम अगर तुम्हारे पास समय हो, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। आरोही ने उसकी तरफ देखा और कहा, किधर सर? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, वहाँ जहाँ मैं सिर्फ रघुवीर हूँ। आरोही के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कल की शाम उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और साथ ही साथ सबसे दर्दनाक शाम बनने वाली है। अगली शाम घड़ी में ठीक 6 बज रहे थे। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर बिखर रही थी। आरोही अपने फ्लैट के सामने खड़ी थी। आज पहली बार ऑफिस वाले औपचारिक कपड़ों में नहीं थी वो। हल्के क्रीम रंग का सूट, खुले बाल और चेहरे पर बिना किसी बनावट की सादगी। लेकिन उसके दिल में आज भी वही उथल पुथल थी। कल रात वो लगभग पूरी रात नहीं सो पाई थी। रघुवीर की बातें, उसकी मुस्कान, ढाबे वाले की बात, सब कुछ बार बार उसके जहन में लौट रहा था। तभी एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर नहीं, खुद रघुवीर गाड़ी चला रहा था। सफ़ेद कुर्ता, काला नेहरू जैकेट और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उसने शीशा नीचे किया। रघुवीर बोला, चले? आरोही कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ सड़क और गाड़ी का सफर। आखिरकार आरोही ने चुप्पी तोड़ी। आरोही बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, एक ऐसी जगह जहाँ मैं किसी नेता की तरह नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह सांस ले पाता हूँ। करीब 40 मिनट बाद गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी थी। सामने एक पुरानी झील थी। चारों तरफ बड़े बड़े बरगद के पेड़, हल्की हवा, डूबता सूरज और पानी पर तैरती सुनहरी रोशनी। जगह इतनी शांत थी कि दूर उड़ते पक्षियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आरोही गाड़ी से उतरी। उसने चारों तरफ देखा। आरोही बोली, ये जगह बहुत खूबसूरत है। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। जब भी जिंदगी बहुत शोर करने लगती है, मैं यहीं चला आता हूँ। दोनों झील के किनारे बने पुराने लकड़ी के पुल पर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर
रघुवीर ने पूछा, आरोही, तुम्हें कभी डर लगता है? आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, किस बात का? रघुवीर बोला, किसी अपने को खो देने का। यह सुनकर आरोही के कदम रुक गए। उसने अपने पिता को याद किया। अपने पिता की बात याद आ गई। वह बंद दरवाज़ा, खून से सनी सड़क और बचपन में वह रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने धीरे से कहा, हाँ बहुत। रघुवीर ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं भी। उसकी आवाज में पहली बार एक डर साफ महसूस हो रहा था। दोनों पुल के आखिरी सिरे तक पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी। रघुवीर बैठ गया। आरोही भी उसके पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों झील को देखते रहे। फिर रघुवीर ने जेब से एक छोटा सा पुराना सिक्का निकाला। उसने उसे अपनी हथेली पर घुमाया। आरोही ने पूछा, ये? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मेरे पिता का है। उन्होंने कहा था, जिस दिन जिंदगी में कोई ऐसा मिले जिसके सामने तुम्हें कुछ छिपाना ना पड़े, उसे ये सिक्का दिखाना। आरोही की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। रघुवीर पहली बार अपने अतीत के दरवाजे खोल रहा था। रघुवीर बोला, मेरे पिता किसान थे। हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे 2 चीज़ें दी हैं, ईमानदारी और लोगों के लिए जीने की जिद। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, जब उनका निधन हुआ मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान बाहर से नहीं अंदर से अकेला हो जाता है। आरोही चुपचाप सुनती रही। आज उसने पहली बार रघुवीर के अंदर के जख्म देखे। उसी समय रघुवीर का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रांत मल्होत्रा। रघुवीर ने कॉल कट कर दिया। दोबारा फोन बजा। उसने फिर फोन काट दिया। आरोही ने पूछा, जरूरी कॉल थी क्या? रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज नहीं, आज मैं किसी मीटिंग में नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर आरोही का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक इंसान से मिल रही है या उस आदमी से जिसे वह वर्षों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती आई है। उसी वक्त आरोही का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर, सिर्फ एक मैसेज आया उस नंबर से। लिखा था उस मैसेज में, आज अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो याद रखना तुम्हें भी झूठ बोलना होगा, वरना तुम्हारे पिता का असली सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आरोही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दूर पेड़ों के बीच जैसे कोई काले कपड़ों में खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। रघुवीर बोला, क्या हुआ? आरोही ने जल्दी से फोन लॉक कर दिया और बोली, कुछ नहीं, ऑफिस का मैसेज था। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा वह कुछ छिपा रही है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। शाम अब रात में बदलने लगी थी। झील पर चांद की हल्की रोशनी उतर आई थी। हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। रघुवीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने झील की तरफ देखते हुए कहा, आरोही, मैंने तुम्हें आज यहाँ किसी वजह से बुलाया है। आरोही की धड़कनें और तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि आने वाले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। उसी समय झील से थोड़ी दूर पर घने पेड़ों के पीछे एक कैमरा का लेंस चमका। कोई उन दोनों की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। उस रहस्यमय व्यक्ति ने कैमरे का जूम बढ़ाया और धीमे से मुस्कुराया और बोला, हाँ,
यही पल चाहिए था, अब इकरार होगा और उसी पल सबसे बड़ा झूठ जन्म लेगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। झील का पानी अब काले शीशे की तरह शांत दिखाई दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। दूर पेड़ों के बीच जुगनू टिमटिमा रहे थे और उस गहरी खामोशी में सिर्फ दो धड़कनों की आवाज थी, एक रघुवीर की, दूसरी आरोही की। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे झील के किनारे खड़े रहे, जैसे दोनों जानते हो कि अगले कुछ शब्द उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। रघुवीर ने धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसने अपनी नजरें झील से हटाकर आरोही की ओर देखा। आज पहली बार उसकी आंखों में नेता का आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक सामान्य इंसान की घबराहट थी। रघुवीर धीमी आवाज में बोला, जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों भाषण दिए हैं, करोड़ों लोगों के सामने बोला हूं, संसद में, रैलियों में, टीवी पर, लेकिन आज पहली बार मुझे शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। आरोही चुप रही। उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अजीब है ना, जिस इंसान को पूरा देश बेहतरीन वक्ता कहता है, वो आज एक लड़की के सामने बिल्कुल खामोश हो गया है। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। रघुवीर ने अपनी जेब से वही पुराना सिक्का निकाला। कुछ पल उसे अपनी हथेली में देखा, फिर आरोही की ओर बढ़ा दिया। रघुवीर बोला, याद है, मैंने कहा था, मेरे पिता ने कहा था कि जिस दिन कोई ऐसा इंसान मिले जिसके सामने तुम्हें कुछ छिपाना ना पड़े, उसे ये सिक्का दिखाना। उसने सिक्का आरोही की हथेली पर रख दिया और बोला, आज मैं पहली बार ये सिक्का किसी को दे रहा हूं। आरोही की आंखें भर आई, लेकिन वो जानती थी उसे अपने आंसू छिपाने होंगे। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बस इतना जानता हूं। फिर कुछ पल के लिए वो रुका। उसकी आवाज भर आई। फिर वो बोला, जब तुम साथ होती हो तो दिन आसान लगता है, जब तुम हंसती हो तो लगता है जिंदगी अभी भी खूबसूरत है, और जब तुम उदास होती हो तो मुझे अपनी सारी जीत बेकार लगती है। आरोही की सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया, फिर रघुवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर वो गुमनाम संदेश, फिर वो रहस्यमय तस्वीर, सब कुछ एक साथ। रघुवीर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, आरोही, मुझे नहीं पता कब हुआ, पर तुम हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ ये कहा। पूरा वातावरण जैसे थम गया। हवा रुक गई, झील शांत हो गई, चांद बादलों से निकल आया। आरोही की आंखों से एक आंसू धीरे से नीचे गिरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन कहा, काश ये सब सच होता, काश मैं सिर्फ आरोही होती, बदले की आग नहीं तो शायद
आज मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की होती। लेकिन उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। उसी अनजान नंबर से सिर्फ एक लाइन मैसेज आया, अगर तुमने उसे ठुकराया तो वो तुम्हारे पिता का सच हमेशा के लिए मर जाएगा, जो कि वो जानता है। आरोही का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसने आंखें बंद कर ली, कुछ सेकंड सिर्फ खामोश रही। रघुवीर अब भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर भी और सच्चा प्यार भी। आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने रघुवीर की ओर देखा और पहली बार उससे झूठ बोलने का फैसला कर लिया। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे भी। ये सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन इन दोनों शब्दों ने जैसे 2 जिंदगियां बदल दी। रघुवीर की आंखों में खुशी उतर आई। वो मुस्कुरा दिया। इतनी सच्ची मुस्कान शायद वर्षों बाद उसके चेहरे पर आई थी। उसने धीरे से आरोही का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। रघुवीर बोला, मैं वादा करता हूँ, जिंदगी चाहे जहाँ ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आरोही बस मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक चीख कैद थी। उसी समय दूर पेड़ों के पीछे कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हुई। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रिकॉर्डिंग देखी। रघुवीर का इकरार, आरोही का जवाब, दोनों साफ रिकॉर्ड हो चुके थे। उसने धीमे से कहा, बहुत अच्छा। अब जब सच सामने आएगा तो सिर्फ एक केस नहीं टूटेगा, 2 दिल भी टूटेंगे। उसने अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया और कहा, पहला चरण पूरा हो गया। अब ऑपरेशन विश्वासघात शुरू करो। कॉल कट गया। वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। उधर रघुवीर और आरोही वापस गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। रघुवीर बेहद खुश था। वह भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन आरोही हर कदम के साथ अपने भीतर टूटती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसने रघुवीर से नहीं, खुद से झूठ बोला है। गाड़ी धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ गई। झील फिर से शांत हो गई, लेकिन उस शांत पानी के नीचे एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो अब किसी की जिंदगी वैसी नहीं रहने देगा। उस रात रघुवीर पहली बार सुकून की नींद सोया, क्योंकि उसे लगा उसे अपना प्यार मिल गया है। और उसी रात आरोही पूरी रात जागती रही, क्योंकि उसे पता था कि जिस मुझे भी ने रघुवीर को सबसे ज़्यादा खुशी दी है, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुआ है एक ऐसा सफ़र जहां प्यार सबसे बड़ा हथियार भी बनेगा और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। आज पहली बार रघुवीर प्रताप ने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी लोगों के सामने भाषण दिए, राजनीति की सबसे कठिन लड़ाइयाँ लड़ी, हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही। आज उसने वो भी कह दिया, मुझे नहीं पता कब हुआ, पर तुम हो। ये सिर्फ एक इजहार नहीं था,
ये उसके विश्वास का, उसकी आत्मा का और उसकी पूरी जिंदगी का समर्पण था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। आरोही ने कहा, मुझे भी। लेकिन क्या सचमुच आरोही भी उससे प्यार करने लगी है या वो सिर्फ एक झूठ था? यही सवाल आज की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कभी कभी झूठ सिर्फ किसी और को नहीं, खुद को भी तोड़ देता है। आरोही जानती है कि उसका हर कदम उसे अपने पिता के सच के करीब ले जा सकता है, लेकिन उसी रास्ते पर चलते चलते वो उस इंसान से प्यार भी करने लगी जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। और अब पर्दे के पीछे बैठा वो रहस्यमय खिलाड़ी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी है। दो दिल अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अब अगर उनमें से कोई भी टूटेगा तो दूसरा भी बिखरेगा। यही तो उसकी असली योजना है। लेकिन एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। अगर आप आरोही की जगह होते तो क्या करते? क्या अपने पिता के लिए आप उस इंसान से झूठ बोलते जो आपसे सच्चा प्यार करता है, या सब कुछ छोड़कर सच बता देते? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी ऐसे फैसले करवाती है जिनका कोई सही जवाब नहीं होता। और क्या आपने ध्यान दिया, रहस्यमय आदमी बार बार आरोही तक सबूत पहुंचा रहा है, उसे हर कदम पर दिशा दे रहा है, लेकिन उसने आज एक नया शब्द इस्तेमाल किया, ऑपरेशन विश्वासघात। आखिर ये ऑपरेशन क्या है? क्या इसका रिश्ता है? कहीं इसका रिश्ता दंगों से तो नहीं, या रघुवीर के अतीत से, या उस तीसरे चेहरे से जो अब तक परछाइयों में छिपा हुआ है? दोस्तों, रक्त रंजित अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एपिसोड पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। अब सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं होगी, अब दिल, दिमाग, विश्वास, धोखा और सच सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। अगले एपिसोड में ऐसा ही एक सच सामने आएगा जो आरोही के पैरों तले जमीन खींच देगा। रघुवीर जिस पर उसने भरोसा करने की कोशिश की, क्या वही फिर से उसके शक के घेरे में आ जाएगा, या उससे पहली बार एहसास होगा कि असली दुश्मन अब भी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है? और क्या प्यार इतना मजबूत होगा कि इस आने वाले तूफान को झेल सके, या सब कुछ एक ही झटके में बिखर जाएगा? अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी राय, अपनी थ्योरी और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और कई बार आपकी थ्योरी आने वाली कहानी से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। अगर आप पहली बार द एपिग्राफ स्टूडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि रक्त रंजित का अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर तमालिका। मिलते हैं बहुत जल्द रक्त रंजित पार्ट 1 के अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हर इकरार हमेशा सच नहीं होता और हर मुझे भी प्यार का जवाब नहीं होता। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखिए।